नमस्कार दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एम्स 2023 में रैंसमवेयर अटैक आया। मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की। इसके अलावा कोविन ऐप, जिसको हम लोग कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते थे, उसके डेटा ब्रीच की बात करते हैं। इसके अलावा अगर मैं 2024 में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की बात करूं तो लगभग 200 करोड़ के आसपास का रिपोर्टेड लॉस एक कंज्यूमर एंड पे बताया जाता है। इस तरह की कितनी ही चीज़ें हैं जो कि इस सब्जेक्ट को बेहद ही इम्पॉर्टेंट बना देती हैं, शायद न केवल एक इंडिविजुअल के लिए बल्कि कंपनीज के लिए, और मैं ये भी कहूँगा कि कंट्रीज के लिए भी। तो आज हमारे बीच में बेहद ही अनुभवी दो गेस्ट्स आए हुए हैं। साइबर क्राइम या साइबर एज ए सेक्टर के स्पेसिफिक हम आज बात करने वाले हैं। तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशंस को हम लोग आगे ले जाएं। उसके पहले मैं चाहता हूं कि अपने गेस्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दें, और मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर सुरभि पांडे को। पहले तो मैं जीटी लॉग का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये एक पहल की है कि साइबर सुरक्षा की बात की जाए, और आज इस मंच पे हमें यहाँ पे बुलाया है। मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि पांडे और मैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में प्रोफेसर हूँ। ई गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी की ही बातें करते हैं। मेरी पीएचडी क्लाउड सिक्योरिटी में रही है और पढ़ाई कंप्यूटर साइंस से है, और कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं आज हम इस माध्यम से आपको साइबर सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी दें, और ये भी बात करें कि आप अकेले नहीं हैं, बट आपके साथ आपकी भारत सरकार भी आपके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रावधान लेके आ रही है। जी, शुक्रिया एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट? Hi everyone, मेरा नाम सीमा गोयल है, and again I would like to thank Anurag ji and GT Log for calling me for this noble cause of spreading cyber awareness. जैसा कि अनुराग जी पहले ही बता चुके हैं और सुरभि जी ने भी बताया कि ये बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल आप देख रहे हैं रोज़मर्रा, आप न्यूज़पेपर में हर जगह इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस में डिफरेंट डोमेन्स में साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर इन्वेस्टिगेशन का सबका मिला जुला के जो एक्सपीरियंस है वो इस पॉडकास्ट पे शेयर करना चाहूँगी, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी नॉलेज से लार्जर ऑडियंस को कुछ फ़ायदा मिलेगा और उन्हें कुछ अनुभव होगा। थैंक यू सो मच। तो जो इस पॉडकास्ट का जो फ्लो है वो मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ। इसमें हम लोग जनरली 2-3 टॉपिक्स पे बात करते हैं। दे आर प्रीटी मच लाइक पर्सपेक्टिव्स, ताकि ऑडियंस को एक डेफिनेट आउटकम उस पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करने का मौका मिल जाए। तो जैसे पहला पर्सपेक्टिव है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम इन जनरल क्या होता है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो एक मतलब मुझे लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम डम्ब इट डाउन टू अ लेवल जहाँ पे नॉर्मल जनता उसको समझ सके। हम सब लोग, हाँ, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज हाँ, तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ों पे जो हमें लगता है कि कुछ एक ऐसे बहुत सारे टर्म्स भी आ गए हैं जो लोगों के लिए नए हैं, डीप फेक या इस तरह के टर्म्स आए हैं। हमें लगता है कि हम उस चीज़ को समझना चाहते हैं कि क्या है वो सब चीज़ें। तो पहला तो पार्ट है कि साइबर क्राइम के बारे में इन जनरल जनता को या लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसी फॉर्म में स्टार्ट कर दिए हैं या अभी सोच रहे हैं, जो कि एक ना कि केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बल्कि वो एक आम नागरिक जो कि उस पूरे देश का हिस्सा है, उनको कैसे इन सब चीज़ों से बचाने के लिए वो पॉलिसीज हेल्प करेंगी। सो दैट विल बी द सेकेंड पर्सपेक्टिव। द थर्ड पर्सपेक्टिव विल बी द स्किल डेवलपमेंट। स्किल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे इसमें वो स्किल या इस तरह के एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। whether we have enough people to take care of such issues। आज के टाइम में जब हम लोग बात करते हैं कंट्री लेवल पे, तो 3 आर्मी बेस ऑलरेडी हमारे पास में है। हम लोग एक चौथा
जो साइबर आर्मी की भी बात करने लगे हैं, और ऑलरेडी मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पे बहुत सारा काम कर लिया है. वी ऑलरेडी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल. बट हम थोड़ा डिटेल में करेंगे कि एक नॉर्मल लोग अपनी स्किल को भी कैसे इन्हांस करें, या स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट. तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं. जो पहला पर्सपेक्टिव है कि हम लोग, तो मतलब जैसे मैं अगर देखता हूँ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे कि हम लोग अगर प्री इंटरनेट एरा के बारे में बात करें, दूसरा है हम लोग पोस्ट इंटरनेट एरा में बात करें, और तीसरा है जब हम लोग पोस्ट इंटरनेट में भी 4G के आने के बाद की बात करें, एंड फोर्थ कंपोनेंट है या फोर्थ टाइम है जब हम लोग पोस्ट पैंडेमिक की बात करें. इन चारों ऑर्डर्स में देखें, देयर इज अ स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस ऑफ साइबर क्राइम जो कि हमें दिखता है. पहले उस तरह के क्राइम नहीं होते थे, मोस्टली फिजिकल क्राइम होते थे. पता चलता था कि हाँ ये बैंक लूट ली गई है, या उसको इंडिविजुअल को लूट लिया गया है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंगली पेपर में छपता था और आम जनता को पता चलता था. आज के टाइम में ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ ये ऐसे चीज है जो कि दिखती नहीं है, फिजिकली नहीं अवेलेबल है. लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग शायद इसको रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द नेम शेम, कि अरे आपने OTP जब गवर्नमेंट बोलती है OTP न बताने के लिए, तो आपने कैसे बता दिया. और सबसे पहले तो उसके फैमिली के लोग ही उसको बोलते हैं. सो दैट इज द नेचर दैट वी हैव सीन अमंग द जनरेशन वेयर वी आर लिविंग इन. तो हमें लगता है कि हम लोग ऐसी जनरेशन से भी बिलोंग करते हैं जो कि मतलब पहले की जनरेशन में भी देखा, प्री इंटरनेट एरा भी देखा, पोस्ट इंटरनेट भी देखा, और अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो भी है. तो मुझे लगता है कि पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं. जैसे अभी लेटेस्ट जो है वो डिजिटल अरेस्ट पे चल रहा है, और मैं आप लोगों में से कोई भी इसमें इनिशिएटिव ले सकता है. मतलब देयर इज नो ऑर्डर. आपको लगता है कि आपको बोलना है, यू कैन ऐड, और वाइस वर्सा एज वेल, और यू कैन आल्सो आस्क मी एज वेल. मैं नॉर्मल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ. तो आई थिंक वी बोथ कैन ऐड. और मैं तो ये कहूँगी, जैसे कि आपने कहा ना कि शुरुआत हुई थी कहीं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट और डिजिटल इकोनॉमी की बात आ गई है, और भारत कह रहा है विकसित भारत, और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, और समय आ गया जहां हम कह रहे हैं कि साइबर सुरक्षा विकसित भारत की एक बहुत बड़ी नींव है जी. तो इस नींव पे यदि हम बात करें, और आज के जो जितने भी टाइप के साइबर क्राइम हो रहे हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी आ रही है, सारी चीज़ों को यदि हम देखें इस आधुनिक व्यवस्था में या सारी साइबर के वर्ल्ड में, तो ये एक्चुअली वही है जो चीटिंग पहले हो रही थी. अब टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल माध्यम है, तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है, तो शब्द दे दिया गया साइबर क्राइम. तो वही चीटिंग है, धोखाधड़ी वही है, माध्यम तरीके, मोडस ऑफ ऑपरेंडी सोफिस्टिकेटेड हो गया. हाँ, मोडस ऑफ ऑपरेंडी बदलती जा रही है जी. तो हम दोनों ही चर्चा करेंगे कि नए नए वर्ड्स क्या क्या आ रहे हैं, चाहे वो डीफेक हो, डिजिटल अरेस्ट हो, या स्कैम हो रहे हैं, ट्रेडिंग स्कैम हो गया. और आपने एक वर्ड कहा OTP. अब ये नेम और शेम की भी बात है कि भाई OTP मुझसे कैसे लीक हो गया, कि मुझसे हो गया कि कहीं अचानक कुछ ऐसा हुआ मेरे मोबाइल फोन में, मैंने कुछ क्लिक कर दिया, कुछ चीजें देख ली जिससे OTP चला गया. तो डेफिनेटली वी बोथ कैन ऐड आवर पर्सपेक्टिव ऑन दिस. और जो केसेस हम देखते आ रहे हैं, और बाकी में ये डिजिटल अरेस्ट है कि ये कुछ और ही है. ये डिजिटल अरेस्ट शब्द एक्चुअली ना IPC और CRPC में कहीं है नहीं ये शब्द. अच्छा. डिजिटल अरेस्ट नाम का शब्द कुछ होता नहीं है एक्चुअली. आपको एक डिजिटल, आपको कन्फाइन कर दिया जाता है एक जगह, और जहां माध्यम यूज किया जाता है इंटरनेट के थ्रू, आपको कहीं कन्फाइन कर दिया जाए, तो नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया गया, डिजिटल अरेस्ट. तो आई थिंक सीमा आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, और फिर इसके बाद. मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बातों से कि क्राइम वही है, माध्यम चेंज हो गया है, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं. क्योंकि पहले फिजिकल क्राइम होता था, जैसे कि मैं जान सकती हूँ, जैसे कि पहले 16 कॉम्बिनेशन लॉक आता था, उसका आपने कीज बना दिए 16, फिर वो मल्टीप्लाई होकर 64 कॉम्बिनेशन आया. सिमिलर तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी काम करता है. पहले आपका एक एल्गोरिदम होता है, वो 32 बिट होता है, उसका की वो निकाल लेते हैं, फिर वो एल्गोरिदम अपग्रेड होकर 64 बिट, 256 bit. That is how the security also keeps increasing, and the attacks also keeps getting complicated and sophisticated. तो अब दरअसल हुआ क्या है कि फिजिकल को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, एंड आई वुड गिव थैंक्स टू अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर दैट अगेन, क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स हैं. तो लोगों ने अपने घर में एडवांस बायोमेट्रिक लॉक्स लगाए हैं,
लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स घर पे नहीं रखते हैं, या फिर हर जगह आप देखिए जहाँ पे भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा, बैंक्स होंगे, वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती हैं। सिमिलर चीज़ अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी में आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो मानसिकता है वो इस प्रकार से है कि अगर हमारा अकाउंट में पैसा है तो वो सेफ है, लेकिन उसके कस्टोडियन हम हैं, और एक सिंपल 6 डिजिट नंबर अगर हम किसी को दे दें तो वो पैसा कहीं भी जा सकता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी हमारी मानसिकता में आने में थोड़ा और समय लगेगा। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की, और जिन लोगों को इतना टेक्नोलॉजी का शुरू से एक्सपोजर नहीं रहा है, वहाँ इस प्रकार के क्राइम्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिंकेज है। और जैसे कि क्रिमिनल्स को भी अपना ईयर का रिटर्न देखना होता है, तो उन्हें वहाँ से नहीं मिल रहा है रिटर्न फिजिकल से, उसमें इक्विपमेंट लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मिनिमम इक्विपमेंट, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, और आजकल की डेट में तो जैसे टूल्स आ गए हैं, आपको कोडिंग वगैरह कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। टूल्स इतने एडवांस्ड हैं, एक मोबाइल फ़ोन लीजिए और आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अगर आप चाहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये बहुत ही एक ईजी माध्यम हो गया है। एंड इस वजह से ये क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मैम ने बताया, इसमें अपस्किलिंग बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट LEA जो कि धीरे धीरे अपस्किल होगा और हम उन चोरों को पकड़ने में सक्षम होंगे, तो हम देखेंगे कि साइबर क्राइम भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अभी हम देयर इज़ अ गैप, एंड हमें वो गैप धीरे धीरे कम करना है बाय यूज़र अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, बोथ द थिंग्स इन पैरेलल। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा इसमें ये है कि देखिए, आज के समय में एक क्लिक पे सर्विस चाहिए, एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। और आई थिंक कहीं ना कहीं हम भी जो ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, भारत नेट, यानी कि आपने सुना कि रूरल भी इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाए, अर्बन ही नहीं, लेकिन इंक्लूसिव भारत की बात हो रही है, जहाँ पे हर इंसान को हर एक चीज़ एक जैसी मिलनी चाहिए। इंक्लूसिविटी की बात है। अब इस इंक्लूसिविटी में ही देखिए आप, बहुत सारे अचीवमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं हमें, चाहे वो UPI कह लें, वो UPI भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है जो कहीं बाकी देशों में भी नहीं सुनाई देती है। तो ईज़ तो है। अब ये जो सरकार आपको ईज़ दे रही है, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी, एजुकेशन पे सबका अधिकार है, कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपको एजुकेशन शिक्षा मिल रही है, कि शिक्षा पे सभी का अधिकार है, अवेयरनेस पे सभी का अधिकार है। हम एक इंटरनेट और डिजिटल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब वो चाहे भारत नेट हो, UPI हो, आधार हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, बैंक द अनबैंक, यानी कि जिनके पास खाता अकाउंट नहीं उनको भी खाता अकाउंट मिल जाए, जो कनेक्टेड नहीं है वो भी कनेक्ट हो जाएं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल है, विकसित भारत की तरफ एक बहुत बड़ी पहल है। अब इस पहल में टेक्नोलॉजी को, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, वो जो धोखाधड़ी हो रही है, जो छोटी मोटी हम कह रहे हैं ना, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, चाहे अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है। ऑर्गेनाइज का डिस्कशन हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन यदि मैं अभी देख लूँ हमारे जो आसपास क्राइम हो रहे हैं और जो रिपोर्ट हो रहे हैं, अब एक आंकड़ा है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो उसको रजिस्टर करना होता है cybercrime.gov.in पोर्टल पे। जब पोर्टल ऑडिट हमने किया तो पता चला मई में कि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 7,000 केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं। प्रतिदिन? हाँ, तो इससे पता ये चलता है कि साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि अपराध जो है वो बढ़ रहा है। अब देखना ये है कि इन अपराधों में कैटेगरी क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हमारी जनता भी फेस कर रही है। और सडनली हमें न्यूज़पेपर या बाकी जगहों पे भी पता चलता है कि एक मिस कॉल पे OTP चला गया, या किसी एक .apk लिंक को क्लिक करके सडनली हमारे कुछ फाइनेंशियल या खाता अकाउंट से पैसे चले जा रहे हैं, या फिशिंग स्कैम हो जा रहा है, या फिर नया शब्द जिसे हम सुनते आ रहे हैं। और बहुत सारे क्राइम डिजिटल अरेस्ट के भी यदि आ गए, तो मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट के बारे में ज़रूर डिस्कस करूं, क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज़्यादा फैल रहा है और लोगों को उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है डिक्शनरी में, यदि हम बात करें तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है। होता क्या है कि एक कॉल करके आपको कोई कॉल करता है, और ये जो कॉल भी आती हैं ये IVRs होती हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। तो ये
वॉइस, इंटरनेट वॉइस हैं सारी, जो कि एक वॉइस पे आपको कॉल किया जाता है, और जो नंबर हैं वो भी नंबर यदि आप देखें हमने आइडेंटिफाई भी किया कि +87 प्लस ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो इंडिया के भी कई बार नहीं होते हैं। हाँ। अब इन नंबरों से आपको कॉल आता है और वो सारी आपकी ऑटोमेटेड वॉइस हैं, ना कि कोई इंसान बोल रहा है, और वो आपसे कहता है कि मैं ईडी हूँ, मैं कस्टम हूँ, मैं कोई CBI हूँ, मैं ट्राई हूँ, मैं RBI हूँ, मैं कोई पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और आपका कहीं कोई कोई पार्सल आ रहा था, उस पार्सल में कुछ इलीगल चीज़ें निकल गई हैं, और उसको जानने के लिए इसमें आपका नाम लिखा है, आप इसको जानने के लिए +9 दबाएं और आगे बढ़ें। तो अब ये वही रिकॉर्डेड वॉइस होती है, इंसान जानना चाहता है कि आगे क्या होगा और वो +9 दबा देता है, फिर आगे कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो उसके पास इनिशियली जो स्कैमर होता है उसके पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, होती तो सिर्फ आपका फ़ोन नंबर है और आपका नाम ही। लेकिन देखिए किस तरीके से हम इस पूरे उसमें फंसते चले जाते हैं कि अब +9 की भाई मेरा नाम और ये मेरे नाम से कोई कुरियर या फिर जो भी आपके पास कॉल आ रही है कि आपका बच्चा या परिवार किसी ऐसी यू आर इन्वॉल्व इन एनी ऑफ सच थिंग्स, तो उसको जानने के लिए जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वो आपसे कई बार पूछते हैं कि भाई आपका आधार कार्ड नंबर ये है। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितनों लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर याद रहता है? हार्डली। यदि आज मैं आपसे पूछूं सीमा जी, या फिर मैं आपसे पूछूं आपको क्या अपना आधार कार्ड नंबर याद है, तो आप कहेंगे नहीं मैडम, देख के मैं बताऊंगा। तो वो भी कुछ ऐसे ही रैंडम आधार कार्ड के नंबर बोलते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं मैं एक बार, ये मेरा नंबर नहीं है। वो जानते ही आपका नंबर नहीं है, बट आप फिर अपना नंबर भी बता देते हैं। तो देखिए एक टाइप का ट्रैप है। जो एक ट्रैप था वो आपको पहले कॉल किया गया और आपको थोड़ा एंग्शियस किया गया, फियर में डाला गया कि भाई आपके नाम से ऐसा ऐसा हो गया है। और फिर उसके बाद दूसरा ट्रैप होता है कि आप अपना आधार कार्ड, और तीसरा ट्रैप ये होता है कि आपकी पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। आप अपना ही एड्रेस, लोकेशन, अपने जानने वालों के बारे में बहुत सारी चीजें बताते चले जाते हैं। और उस प्रोफाइलिंग में कई बार वो ये भी देखते हैं कि इस कॉल को आगे लेके जाना है, इनकी नेटवर्थ कितनी है, कि भाई इनके साथ फ्रॉड किया जाए कि नहीं किया जाए। तो अवेयरनेस के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो कभी भी ऐसे कोई भी लीगल एनफोर्समेंट एजेंसी, CBI हो गई, RBI हो गई, या फिर मैं कह लूँ आपको ED, कस्टम से लेके ट्राई, संचार सारथी या फिर कोई पुलिस इंस्पेक्टर खुद कॉल करके ये नहीं कहेगा कि आप हमें पैसे दे दीजिए और या स्काइप पे आ जाइए जहाँ पे हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती हैं और स्काइप के माध्यम से नहीं होती है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो हमें समझना है। और यदि भारत के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो ऐसे नंबर को आप एंटरटेन ना करें, क्योंकि ये भी माना गया है कि ये नंबर जो है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के नंबर हैं। तो अवेयरनेस के लिए मैं आम जनता को बस यही कहना चाहूँगी कि सतर्क तो रहें, बट सतर्कता के साथ वो जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना आजकल के, जो हमारी नई जनरेशन कहती है, वो रेड फ्लैग्स यही हैं। पहली बात तो नंबर, और दूसरा कभी भी कोई भी इस टाइप की एलियेज आपको फ़ोन करके पैसा नहीं मांगेगी। ऐसी जितनी भी इंट्रोगेशन है वो स्काइप के थ्रू या आपको इस तरीके से नहीं की जाएंगी। तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही ये नंबर मिले उनको संचार सारथी के पोर्टल पे जाके चक्षु नाम की सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है, उस पर जाके रिपोर्ट करिए। चक्षु और आइज जो है, तो ये संचार सारथी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक इनिशिएटिव है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पे क्लिक करें और चक्षु पे जाके इसको रिपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे और हम ऐसे क्राइम्स को कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। तो समझना ये है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम चीज ही नहीं होती है। जो होता यही है कि आपको कॉल करके एक स्पेस में कन्फाइन किया जाता है और एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप में आपसे ही चीजें, आपका डेटा निकाला जाता है। नहीं मैम के साथ ऐड करना चाहूँगी कि दरअसल होता क्या है, अगर आप कभी भी देखेंगे साइबर क्राइम, अभी मेरे को रिसेंटली मैंने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम रिलेटेड एक सेशन दिया था। साइबर क्राइम इज अ सब्जेक्ट विच इज बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसमें दोनों का ही इक्वल भाग है। दरअसल हम सोचते हैं साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी, तो अगर आप फायरवॉल लगा लीजिए, आप एडवांस टेक्नोलॉजी लगा लीजिए तो साइबर क्राइम नहीं होगा। ये कॉर्पोरेट्स के लिए सही है, लेकिन अगर मैं आम नागरिक के लिए बात करूँ, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए बात करूँ जो आमतौर पे बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है उनके खुद के इमोशन ही फायरवॉल हैं। वी हैव टू बिकम अ ह्यूमन फायरवॉल। क्योंकि होता क्या है कि हमें बचपन से इस तरीके से हम लोग को फियर एक रहता है
या फिर अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको एक फियर रहता है, आपका बच्चा बाहर पढ़ता है आपको एक फियर रहेगा, तो वो उसी फियर को एंग्जाइटी में बदल के और उसी फियर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी सुरभि मैम ने बोला कि वो आपको फियर एक जनरेट करेंगे कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ एक वारंट है। लेकिन अगर हम वहाँ ठहर के 1 मिनट सोचें कि सीबीआई हमें क्यों फ़ोन करेगी इस प्रकार से, हम कोई किसी बड़े देश के बड़े व्यक्ति नहीं है, हमारे पास थोड़े से अकाउंट में पैसे हैं और सीबीआई हमें कॉल कर रही है। लेकिन उनका जो जिस तरीके से वो हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, सो इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स आर सो गुड बाय दोज पीपल कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, और वो इतना टारगेटेड अटैक करते हैं। उन्हें पता होगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एट टाइम्स आपका बच्चा घूमने गया है कहीं XYZ जगह, तो उनको उसके टाइमलाइन से पता होगा, तो बहुत सारी चीज़ें। और फिर वो आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि आपका बच्चा बाहर है, वो कहीं पे उसका फ़ोन खो गया है, उसके पास पैसे नहीं है, आप इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, बिकॉज दे नो फ्रॉम देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल कि वो आपका बच्चा ने वहाँ का कोई फ़ोटो पोस्ट किया होगा। तो वो आपका प्रोफाइलिंग करके उन्हीं इमोशंस के अराउंड आपसे खेलेंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अवेयरनेस में इम्पॉर्टेंट है कि हम कभी भी कुछ भी हो, क्योंकि हमेशा वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और सेंस ऑफ फियर, ये 2 चीज़ को प्रोवोक करते हैं जिससे कि साइबर क्राइम मटेरियलाइज होता है। तो कभी भी कुछ भी हो, कुछ भी इतना अर्जेंट नहीं है कि अगर 1 ही मिनट में नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो हमेशा 2 स्टेप पीछे लीजिए, सोचिए कि ऐसा क्यों, ये इतना अर्जेंट क्यों हो रहा है एकदम, कि अर्जेंटली OTP दीजिए, अर्जेंट हो जाएगा। और फिर सोचिए, और फिर अगर आपको आधे घंटे बाद फिर लगे कि नहीं ये चीज़ ठीक है, दूसरा OTP ही तो आ जाएगा ना, OTP एक्सपायर हो जाएगा, कुछ चीज़ ज़रूरी है तो दूसरा OTP आ जाएगा। तो वैसे अगर आप कीजिए तो मेरा इसमें बहुत बड़ा ज्ञान ये है कि हम साइबर अवेयरनेस में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऐड करें। एंड अभी मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ जो कि है साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, which is working with all the cyber awareness, and they have a target to create 1 lakh cyber warriors within 1 year. तो उनके साथ मैं अभी जुड़ी हूँ, एंड मुझे बहुत ही एक ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लगा, तो इसीलिए मैं इसको जगाना चाहती थी। और मैं चाहती हूँ कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में टेक्निकल के साथ इमोशंस पे भी इक्विवेलेंट हम ध्यान दें, और हम उसमें भी इक्विवेलेंट अवेयरनेस फैलाएं। के लिए एक टर्म यूज होता है साइबर अपराध में, डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी, ये डार्क साइकोलॉजी क्या है, जो आपने कहा ना, फियर। एक्चुअली साइबर अपराध में 3 ही चीजें हो रही हैं। सबसे पहला, मैं आपको इतने फियर में डाल दूं, आपको पैनिक कर दूं, तो ये जो फियर है, ये पैनिक है, या तो आपका ट्रस्ट गेन कर लूं, तो ये कहीं ना कहीं आपको डार्क साइकोलॉजी की तरफ लेके जाता है, जहां आप बढ़ते चले जाते हैं और सडनली आपके साथ एक आप विक्टिम बन जाते हैं, अटेम्प्ट से विक्टिम में हो जाते हैं। और तीसरी चीज होती है ग्रीड, यानी कि फियर, ट्रस्ट एंड ग्रीड। अब ये जो ग्रीड है, यानी कि सामने वाले में लालच डाल दो कि एक क्लिक पे पैसा मिल जाएगा, इतना निवेश करोगे तो इतना हो जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सिर्फ डिजिटल अरेस्ट ही नहीं, लेकिन ये ग्रीड से भी होने वाले बहुत सारे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अब चाहे वो आप कह लें कि ट्रेडिंग ऐप हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में ट्रेंडिंग होती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपसे कहा जाता है कि आप इसमें निवेश करें, उसमें निवेश करें, ज्वाइन कम्युनिटी। आप क्लिक करते हैं और पता चलता है कि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे इनकरेज किया जाता है डिस्कशन के साथ कि आप निवेश करें, आपके पैसे डबल होंगे, इतना मिलेगा। और आपको लगता है, और दिखाया भी कुछ इसी तरीके से जाता है कॉन्वर्सेशन में, कि सब अमीर ही होते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब मेरा नंबर भी आ गया है। तो जो सीमा जी ने कहा, वो शब्द डार्क साइकोलॉजी में आता है, और 3 एंगल्स जोड़े गए हैं साइबर क्राइम में, जो ट्रस्ट, फियर और ग्रीड की तरफ। ट्रस्ट, फियर एंड ग्रीड, वेरी नाइस, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो कि एक टर्म है साइबर ग्रूमिंग, जैसे मैम ने बताया, जो कि बच्चों के लिए बहुत जानना ज़रूरी है। आजकल मेरी खुद की बेटी 3 साल की है, उनको यूट्यूब चलाना और सब चलाना आता है। हमें एज पेरेंट्स बड़ा ही मुझे गर्व नहीं होता, बट आई हैव सीन पेरेंट्स जिनको बहुत गर्व रहता है कि हमारा 3 साल का 2 साल का बच्चा सब कर लेता है। और जनरली वो लोग अपने ही डिवाइस पे
उनको लगता है कि हम बच्चे के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम अपने ही फोन से उसको वीडियो देखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसी फोन में उनका बैंकिंग ऐप, उसी फोन में उनका सोशल मीडिया ऐप, उसी फोन में सब कुछ। दूसरी चीज, जब कोई आप गेम डाउनलोड करते हैं तो गेम में बहुत सारे फीचर होते हैं, उसमें चैट का भी फीचर होता है, उसमें कोई पॉपअप भी आ सकता है गेम खेलते हुए, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये एक आम तौर पे एक क्राइम है जो कि बच्चों के लिए बना हुआ है, जहाँ पे इस तरीके के गेम्स होते हैं। बच्चों को तो जो गेम पसंद आता है वो डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, जो एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है सब एक्सेप्ट, परमिशन एक्सेप्ट, बस चला दो, बस ये कार्ड चल जाए। तो बच्चों का तो ये रहता है। अब उन्होंने जब ऐप डाउनलोड किया तो उन्होंने बस हमारा गेम मेरे फ्रेंड के पास है, चले जल्दी, और बस तो ऐप परमिशन, एसएमएस भी पढ़ ले, कैमरा भी देख ले, भाई जो करना है कर, बस चलो, ऑल कुकीज रीड कर लो, ब्राउजर देख लो, बस चल जाओ। तो वो डाल लेते हैं। अभी पेरेंट्स को भी इतना ज्ञान नहीं होता है। तो अभी रिसेंट का ही मैं एक इंसिडेंट बोलना चाहूँगी, जहाँ पे इस तरीके का एक गेम डाउनलोड किया गया एक बच्चे के द्वारा जिसकी उम्र 8 साल है। और उस गेम को डाउनलोड करने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि पेरेंट्स अपना नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे हैं, बच्चा गेम खेल रहा है। थोड़े दिन बाद, तकरीबन 3-4 दिन बाद, ताकि किसी को शक ना हो, गेम से सारे लॉगिन जो उस पेरेंट का अकाउंट था उसमें लॉगिन अटेम्प्ट होने लगा। अमेज़ॉन लॉगिन हो गया कहीं और से, पेटीएम लॉगिन हो गया कहीं और से, जितने भी मोबाइल नंबर ओटीपी से लॉगिन होने वाली चीज़ें हैं सब लॉगिन हो रही हैं, और पेरेंट को मैसेज आ रहा है अनऑथराइज लॉगिन, अनऑथराइज लॉगिन। वो समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। तब पता चला, जब वो केस मेरे पास आया, थोड़ा बहुत समय लगा, फ़ोन देखा, तब पता लगा कि वो गेम जो बच्चे ने डाउनलोड कर लिया, उस गेम के ज़रिए से उसने एसएमएस रीडिंग परमिशन उस गेम को दे दिया, और वो सारे ओटीपी वो रीड कर रहा था, और फ़ोन नंबर भी उसे पता लग गया, उसके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट से उसको फ़ोन नंबर भी पता लग गया और उसको ओटीपी भी पता लग गया। तो जो भी ओटीपी उस मोबाइल पे आ रहा था वो अटैकर के पास जा रहा था। तो इस तरीके से वो बच्चों को साइबर ग्रूमिंग करते हैं कि बच्चों को जो वो कहते हैं वो करते हैं। बच्चों को एक पॉपअप आएगा, आप इस पे क्लिक कीजिए, कैमरा ओपन हो जाता है, बच्चे कैमरा ओपन करके पूरे घर में घूम रहे हैं। उनको जो कमांड दी जाती है बच्चे करते हैं। और इसी बारे में आपने सुना होगा, पीछे ब्लू वेल करके गेम आया था जिसने तो पूरी दुनिया ही तहस नहस कर दी थी। पूरे बच्चे कितने उसमें प्रभावित हुए, और मतलब एक गेम जो कि सेल्फ हार्म से लेके बच्चों को सुसाइड तक की जर्नी पे ले जाता था गेम के ज़रिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है साइबर ग्रूमिंग, एंड मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि एज पेरेंट्स हमें इसके लिए कभी मतलब बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, बच्चों को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। अब वो जनरेशन नहीं रही है कि हम बच्चों से छुपाएं ना बताएं, सब यूट्यूब पे उनको पता लग जाना है। तो एज पेरेंट हम उन्हें टाइमली बताएंगे तो शायद हम बच्चों को बचा सकते हैं। अच्छा, कुछ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब जैसे आपने बताया कि डिजिटल अरेस्ट, जैसे आपने बताया कि हाँ इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होता है, देयर इज मे बी सिचुएशनल चीज़ें हैं, एंड देन पीपल हु आर यूजिंग दिस एज ए वेपन वो टेक्नोलॉजीज का भी यूज करते हैं। देन आपने बताया कि साइकोलॉजिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट हाउ यू आर प्लेइंग दैट रोल। अगर आप विक्टिम बन ही जाए मतलब बाय डिफॉल्ट, तो फिर मुझे तब लगता है कि मतलब आपको कोई बचा नहीं सकता। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल फिर भी बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टेम्प्ट टू यूज द पब्लिक वाईफाई, है ना। उस तरह की सिचुएशन में मतलब व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए? एयरपोर्ट पे वाईफाई, मतलब लोगों को लगता है कि ये मतलब इतना पैसा दे रहे हैं तो वाईफाई तो फ्री का यूज करना ही चाहिए। वो फ्री मेंटेलिटी रहती है ना दिमाग में कि फ्री में जो मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। लगता है कि कई बार, जैसे मैंने खुद यूज किया है, अगर आप बाहर हैं, आप कहीं थाईलैंड के एयरपोर्ट में लैंड हो गए, आप कहीं इटली के एयरपोर्ट में, एकदम तो आप सिम नहीं मिलेगा आपको, तो आपको सिम स्टोर तक जाने के लिए भी आजकल बिना इंटरनेट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप तब कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ। इसके बारे में
देखिए, दो चीज होती हैं। एक तो होता है कि आप बिल्कुल मत कीजिए, ना तो फोन यूज कीजिए, ना टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, ना इंटरनेट यूज कीजिए, ना वाईफाई यूज कीजिए, लेकिन वो पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके के युग में हम रहते हैं, जिस तरीके के हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नहीं हो सकता। दूसरा है, आप यूज कीजिए, सावधानी बरतिए, इंपॉर्टेंट चीजें कीजिए। अब मैं इंपॉर्टेंट को विभाजित करना चाहूंगी कि अगर हम बोले पब्लिक वाईफाई, जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी पब्लिक वाईफाई पे ना कीजिए। कॉन्फिडेंशियल, मैं इसको थोड़ा टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बात करूंगी कि जब भी हम कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हमने अपने बैंक में लॉगिन किया, तो बैंक यहाँ है, हम यहाँ बैठे हैं, लॉगिन हो जाता है, अकाउंट हो जाता है। कैसे होता है? ये एक पैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं पैकेट कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में। ये जो पैकेट है, इसके स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं कि इसके अंदर आईपी एड्रेस जाएगा और इसका एक टेम्पलेट फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजते हैं और ये इंफॉर्मेशन बैंक के सर्वर के पास जाती है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जा रही है तो एनक्रिप्ट होके वो इंफॉर्मेशन जाए। अब मैं एनक्रिप्ट को बताऊंगी, तो अगर कोई चीज ऐसे, यहाँ पे मैंने ABCD लिखा और यहाँ पे ABCD जा रहा है, तो कोई बीच में बैठा है, कुछ टूल्स आते हैं जिन्हें हम स्निफर बोलते हैं, पैकेट स्निफर। अगर उन टूल को आप यूज करेंगे तो आपको पैकेट की कॉपी मिल जाएगी, आप पैकेट एक्सेस कर सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं कि ये ABC। तो अब एनक्रिप्शन का काम क्या होता है कि वो अगर हम ABCD यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं तो वो ABCD को कुछ ऐसा रैंडम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी, @XYZ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रहेंगे 1 2 3 4, जो कि ना आप समझ सकते हैं, ना ये समझ सकता है, ना ये समझ सकता है। इसकी एक डिक्रिप्शन की होती है जो कि इसी सर्वर के पास होगी। तो ये जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये यहाँ जाएगा, ये वापस इसको ABCD में कन्वर्ट करेगा, मैच करेगा और आपको एक्सेस दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज करें, चाहे एनक्रिप्शन है या नहीं है, आप कॉन्फिडेंशियल चीजें करने से बचें। जैसे कि आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता वहां और भी 50,000 20,000 लोग हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्राउड, कि उनमें से कोई अपने लैपटॉप में पैकेट स्निफर चला के बैठे हुए हैं या कोई आपके पैकेट्स देख रहे हैं। हाँ, वही जैसे मैंने बताया ना कि मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए बस। बिल्कुल। अब जैसे ये कह रही है वाईफाई, तो वाईफाई एक्सेस जरूर करें, बट सावधानी के साथ करें, क्योंकि लॉक फाइल ना आपके पास है, ना सेंडर के पास है, ना रिसीवर के पास है। जो मेंटेन कर रहा है वो ये भी देख सकता है कि आप क्या क्या चीजें एक्सेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों पे लॉगिन कर रहे हैं। तो वहाँ पे रिस्क रहता है इसके साथ। ये नहीं कि हमेशा फ्रॉड ही हो जाएगा, बट रिस्क है, किसी के साथ हो भी सकता है। अब क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी की बात हो रही है और इसी पब्लिक यूटिलिटी में बात आती है, हम लोग कई जगह ऐसे स्टेशंस भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपने फ़ोन चार्ज करने पड़ते हैं, बैटरी ड्रेन होती है और फ़ोन चार्ज करने पड़ते हैं। और हम सुनते हैं कि ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहाँ फ़ोन चार्ज करते समय हमारा डेटा निकल गया, हमारी बहुत सारे OTP से लेके हमारे बहुत सारे फोटोग्राफ्स, ऐसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो फाइल हमारे मोबाइल फ़ोन में होती है वो भी उसके साथ ट्रांसफ़र हो गई। तो कई जगहों पे देखा जाता है जहाँ पे वो स्टेशन जहाँ पे हम चार्ज कर रहे होते हैं, चार्जर के नीचे एक छोटी सी पिन होती है, जैसे चिप होती है, वो लगी रहती है, उसके साथ ही कनेक्ट हो जाती है। और जहाँ पे भी ऐसे कनेक्टर होंगे उनका मतलब है डेटा ट्रांसफ़र। तो आपके मोबाइल फ़ोन से डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो एक बात जो कि सीमा जी कह रही हैं कि वाईफाई पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, तो पब्लिक है तो रिस्क आ सकता है। तो सावधानी के साथ मिनिमम चीज़ों को एक्सेस करें, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ों को। आप सेंसिटिव चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, वो मेरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अभी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, इन्हें पब्लिक वाईफाई पे ना यूज़ करूँ। और दूसरी चीज़, जब भी कभी भी आप ऐसे फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं या डेटा केबल कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ सावधानी रखें, एक बार देख लें कहीं इसमें कोई चीज़ अटैच तो नहीं है जिससे मेरा ये डेटा पूरा ट्रांसफ़र हो सकता है। मैं कभी भी डिस्करेज नहीं करूँगी कि आप आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी को ना यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, हम इसी में जैसे ब्लूटूथ एंड लोकेशन, जैसे आप फुल चार्ज कर लें तो लोकेशन ऑन हो जाती है फ़ोन में। ब्लूटूथ जनरली लोग डोंट माइंड, मतलब हमें लगता है कि ऑन ही रखते हैं।
क्योंकि मतलब इतनी अब वायरलेस डिवाइसेस हो गई हैं, बिल्कुल। एंड देन इन जनरली वी आर वेरी प्राउड ऑफ हैविंग IoT डिवाइसेस, Yes. है ना, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो मतलब लगता है जिससे भी इंटरनेट कनेक्टेड है सब हमारे पास होनी चाहिए, और सब में वायर तो होनी नहीं चाहिए। घर से बैठे बिजली चला लें, प्रिंटर चला लें, हाँ। सब कुछ कर लें बिल्कुल सब कुछ एक हो जाए। ऐप के थ्रू। और आज जी। तो वो कारें भी आ गई हैं जिन्हें आप ऐप से सिर्फ ओपन करते हैं, क्लोज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी चीज है, ईज तो आ रहा है, लेकिन वही सतर्कता की बात है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में अब आपको सतर्क कैसे रहना है। एक ऐप के थ्रू आपकी बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लूटूथ ऑन है, तो जितने डिवाइस आपके पेरिफेरी में आते हैं वो सारे एक क्लिक पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ब्लूटूथ को वहीं कनेक्ट ऑन करिए जहां पे जरूरत है, जिस डिवाइस से कनेक्ट करना है, वरना आप ऑफ कर दें। एप्लीकेशन को भी आप, क्योंकि आज समय है ऐप का, क्योंकि सीमा जी ने जैसे ऐप की बात बीच में कही थी, तो मैं आपको ये बता दूं, भारत में इलीगल लोन ऐप से सुसाइड के केसेस भी हो रहे हैं। यानी कि आप एक ऐप से आप गूगल पे आप कहीं सर्च करते हैं प्लेटफॉर्म पे कि इंस्टेंट लोन चाहिए मुझे, आप इंस्टेंट लोन सर्च करते हैं और सडनली आपके सामने 3-4 चीजें ऐसे लिंक आती हैं, और उन लिंक में आप देखते हैं स्पॉन्सर्ड लिंक्स, वो आपसे कहती हैं कि आप इंस्टॉल कर लीजिए और 5 मिनट में 10 मिनट में आपको इतना पैसा मिल जाएगा, कुछ इजी स्टेप्स है। तो जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वही बात है, जैसे आपने गेमिंग में कहा, वो बच्चे ही नहीं लेकिन बड़े भी अलाउ 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 ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। डिनाई करेंगे इतना सारा लिखा रहता है ना, कौन पढ़े, मतलब वो भी तो तो आप डिनाई करेंगे तो पहली बात आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो उस अलाउ में कई बार वो फोटो, लोकेशन, कैमरा, कॉन्टैक्ट सब कुछ आप अलाउ कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण कर देते हैं। तो वो अलाउ के बाद शुरू होता है ट्रैप एक्चुअली, उसके बाद ही शुरू होता है ट्रैप कि आपके सारे जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर आ जाते हैं, आपकी फोटोग्राफ्स उनके पास आ जाती है, आपकी लोकेशन आ जाती है, और फिर उसके बाद वो आपको कॉल करके एक्सटॉर्शन करते हैं, आपकी फोटोग्राफ्स को न्यूड और ऐसी चीजों में कन्वर्ट करके पॉन करके फिर आपको वो कॉल करते हैं। तो एक छोटे से मतलब लोन और सुविधा के चक्कर में कई बार आप एक बहुत बड़े ट्रैप में भी फंस जाते हैं। तो अब कौन सा ऐप जेन्युइन है, बात यही है कि गेमिंग का भी जमाना है, बहुत सारे ऐप का जमाना है, और ऐप कहीं ना कहीं आपको इजी एक्सेस भी देता है। तो ऐप कौन सा सुरक्षित है? अब जिस ऐप में आपको लगता है कि ये मुझसे इतनी सारी परमिशन क्यों मांग रहा है, इन परमिशन की देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप उन परमिशन को मत दीजिए, वो राइट आपके हाथ में है। तो इन चीजों को आपको, अपने हथियार को भी तो यूज करना है, यही तो अवेयरनेस है कि डिनाई भी करिए। ये यदि ये किसी एक टेक्स्ट मैसेजिंग का है तो टेक्स्ट और कॉन्टैक्ट जिनका चाहता हूं मैं उतना ही अलाउ करूंगा, जब ऑडियो चाहता हूं तब अलाउ करूं, नहीं तो डिनाई कर दूं, जब कैमरा चाहता हूं तब अलाउ करूं, तब डिनाई कर दूं। तो ये चॉइस आपके पास हमेशा ही रहती है कि क्या डिनाई करना है, क्या अलाउ करना है। ऐप जो यूटिलिटी है आपको लगता है जेन्युइन है, उन्हें इंस्टॉल करें, यूज करें, बट अपनी चॉइस और सिलेक्शन जरूर करें कब डिनाई और कब अलाउ करना है, तो हम काफी कुछ बच सकते हैं इन अपराधों से भी। वेरी नाइस। इसमें एक और पार्ट है, जैसे कि हम लोग एक इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं, मतलब हमें पता है कि वो इनकॉग्निटो मोड बहुत अच्छा है, और फिर भी मुझे लगता है कि वी अलाउ दैट एक्सेस टू सो मैनी, मे बी आई थिंक मार्केटियर्स और मार्केट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सर्च भी कर लिया कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम जितने भी तरीके के सब में फिर उसके ऐड आने लगते हैं। तो मतलब इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इनकॉग्निटो इज अवेलेबल, why not we have the default setting? ऐसा क्यों ऐसा है कि हमें, मतलब हम अपने लोगों को, देखिए फिर मैं ये कहूंगी कि आपने इनकॉग्निटो की बात कही है, तो इनकॉग्निटो को भी ओपन करके कभी आप देखेगा तो वो आपसे कहता है कि कुछ चीजें तो हम बैकएंड में रखेंगे आपकी। मेनली मेरे लिए यही है कि मैं क्या सर्च कर रही हूँ, मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री, मेरी कुकीज, मेरे बुकमार्क्स, ये सारी चीजें जो हैं वो सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती हैं। इन्हीं चीजों को एविडेंसेस में भी यूज किया जाता है जब हम सिस्टम सीज करते हैं। बात ये आती है, आपको चॉइस यहाँ भी देता है गूगल, आप जाइए अपनी सेटिंग्स में, आपको जो चाहिए आप रखिए, जो चाहिए आप मत रखिए। तो वहां पे भी आपको सेटिंग्स में ऑप्शन मिलता है कि आप क्या कुकीज को स्टोर करना चाहते हैं, नहीं, हिस्ट्री को मैनेज करना चाहते हैं, नहीं, नहीं कर दीजिए। आपसे कई बार गूगल आपको ऑप्शन ये भी देता है, इनफैक्ट हमें देखना भी चाहिए, सेटिंग्स में ही ऑप्शन होता है रिकवरी मेल आपकी क्या होगी, कोई रिकवरी फोन नंबर भी है, यदि कभी खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल फोन या लॉगिन
कहीं लॉस होता है तो किस पे आप बैकअप लेना चाहते हैं, रिकवरी लेना चाहते हैं, यानी कि प्रोविजन तो है पर हम शायद बहुत कम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उन सेटिंग्स और सिक्योरिटी की चीज़ों को जो हमें ध्यान देना चाहिए। इन्हीं में आपने एक बात कही सोशल मीडिया अकाउंट की, तो क्योंकि हम यंग जनरेशन या कोई भी जनरेशन है, आज आप देखिए एक अकेलापन से बचने के लिए वो सोशलाइज भी करता है। अब इंटरनेट में सोशलाइज करने लग गया, स्पेशली कोविड के बाद हमने ज़्यादा ये ट्रेंड देखा। अब फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर इंस्टा में कह लूँ, लिंक्डइन कह लूँ, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तो आपके पास वहाँ पे भी ऑप्शन होता है। वहाँ पे भी फिर से चले जाइए सिक्योरिटी सेटिंग्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ आपको वहाँ पे भी है कि यदि आपके साथ अपने अकाउंट को रखिए प्राइवेट, लॉक करके रखिए, यदि फिर भी आपके साथ कुछ हो जाता है, वहाँ पे बुलिंग हो रही है या फिर कोई अननेसेसरली आपको बॉदर कर रहा है या फेक आइडेंटिटी हो गई है आपके साथ, तो वहाँ आपके पास होता है रिपोर्टिंग का ऑप्शन। आप वहाँ जाइए, उसको रिपोर्ट करिए। इसके बाद भी लगता है कि रिपोर्टिंग से कुछ नहीं हो पाया है, तो ग्रीवेंस एपिलेट कमेटी .gov.in बनाई गई है, जिसको हम कहते हैं GAC.gov.in। आप वहाँ पे भी जाके यदि आपके साथ इस टाइप की कोई भी अपराध हुए हैं तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे रहिए, सोशलाइज कीजिए, फिजिकल वर्ल्ड में भी, ऑनलाइन वर्ल्ड पे भी करिए, बट ये छोटी सी सेफ्टी टिप्स जो हैं उनको यदि हम ध्यान रखते हैं तो बचे रहेंगे। अनजान इंसान से बात ना करें, जैसे वैसे नहीं करते थे, पहले जान पहचान बनाएं, जेन्युइन लोग रहें। सही बात है। फेक आइडेंटिटी के साथ ना इंटरैक्ट करें, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जो सामने वाला बात कर रहा है वो मशीन तो नहीं क्या वो ह्यूमन ही है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और आपने देखा कि बहुत सारे केसेस डी फेक के या फिर मैं कह लूं कि AI वॉइस क्लोनिंग की जाती है। अब मान लीजिए हम ही आपस में बात कर रहे हैं और मैंने सीमा जी की 2 बातें सुन के इनकी वॉइस को दोबारा क्लोन करके और फिर मैं इनसे बात करूं या फिर इनकी बात किसी और से कराऊं, तो उनको लगेगा सीमा जी बोल रही हैं, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी वॉइस को ट्रेन करके क्लोन कर दिया गया। तो कौन मुझसे बात कर रहा है, किससे मैं बात कर रही हूँ, इस पे जो ट्रस्ट वाला पार्ट है ना, इतनी जल्दी मत लाइए। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके साथ आज एक डी फेक भी बात कर रहा है, यानी कि मशीन आपसे टेक्स्ट मैसेजेस पे बात कर रही है, कॉल भी आ रहे हैं। और इसी के साथ आपने सुना कि किस तरीके से, जब पहले हम सोचते थे ना कि वो बच्चे खो जाते थे तो एक शब्द होता था कि, लेकिन आज हम वही देखते हैं कि अब डिजिटल के माध्यम में वो एक फेक कॉल आती है और डी फेक वॉइस होती है। वो डी फेक वॉइस आपके बच्चे की भी बना दे दी जाती है और वो डी फेक वॉइस कई बार आपके किसी सीनियर्स या फिर बॉस की या फिर किसी और की भी बना के आपसे बात। तो ऐसी सारी चीजों पे इतनी जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए। वेरीफाई, आई ऑलवेज से वेरीफाई द आइडेंटिटी, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो कॉल पे हो, चाहे वो कोई SMS हो, कोई लिंक हो, हमेशा वेरीफाई कीजिए। जो हम जन्मों से करते आ रहे थे, समय आ गया है दोबारा उसको सोचने का कि वेरीफाई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे लगता है कि जैसे हमारे केस में भी, जैसे जो हमारे एम्प्लॉइज को भी हमारे फोटो लगा करके सेम नाम करके नंबर कहीं और का है और उसको मैसेज लोग करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि हमें मतलब वो जरूरत है और मैं इस कंट्री में हूँ और ऐसे करके। तो ये भी एक फेक आइडेंटिटी का है कि सोशल मीडिया पे इतनी, आज मैं आपकी एक फोटो चेक करूं तो इतनी मिल जाएगी, आपकी फोटो ले ली, थोड़ा आपके बारे में, आपका फोन नंबर, वो नंबर तो कौन चेक करता है, वो आपकी फोटो, हमने वाजपेयी जी की फोटो लगा दी वहाँ पे और टेक्स्ट मैसेजेस आना शुरू हो गए। फेक ऐप जनरेटर होते हैं और उनके थ्रू मैसेजेस, मैंने देख लिया कि इतने लोग हैं, वेबसाइट पे इतने नाम हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वेबसाइट से ही नाम निकाले और आपके एक सीनियर ऑफिशियल का फोटोग्राफ लेके और उसके साथ उन नंबरों पे चैटिंग शुरू कर दी, कॉल्ड अ मीटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। इसको हम कहते हैं फेक आइडेंटिटी बनाना। वैसे तो ये अपराध है, आप वेरीफाई करिए। अब हमारे यहाँ भी एक ऐसे ही केस हुआ तो हमने वेरीफाई किया कि सर हैव यू कॉल्ड अ मीटिंग, सर नो। सो वेरीफाई, यदि आप वेरीफाई कर लेते हैं, आप ब्लॉक कर दीजिए, आप इन चीजों को ब्लॉक कर दें, इन चीजों को रिपोर्ट कर दें। तो वही बात है जो आपने कहा कि ऐसी फेक आइडेंटिटी बनाना आजकल बहुत आसान हो गया है, चाहे वो आवाज हो, चाहे इमेज हो, चाहे SMS हो, वेरीफाई। मैं इस पे 2 एग्जांपल्स के तौर पे बात करना चाहूँगी। जो मैम ने बताया फेक आइडेंटिटी, बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल अगेन जो मेरे को अभी पर्सनल जानने वालों के थ्रू पता लगा। एक आम बात है, हम कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, बड़े हम उत्साहित होते हैं और हम जाके लिंक्डइन पे लिखते हैं कि हमने ये नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है। तो ऐसा ही अभी एक प्रिय मित्र के साथ हुआ।
उसने नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, बहुत ही नामी गिरामी ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन का डाला लिंक्डइन पे कि आई हैव जॉइंड दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन एज दिस दिस दिस। अगले ही दिन उनको मैसेज आता है उसी ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ का, एज सीईओ उनके ईमेल पे मैसेज आता है। अब कहिए ईमेल कैसे पता लगा? जनरली अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल, जैसे मेरा नाम सीमा गोयल है, तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ABCs के साथ काम करती हूँ तो मेरा ईमेल आईडी seema.goyal@abc.org होगा, तो बहुत ही ईजी है उसको गेस करना। और वो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और लास्ट नेम फर्स्ट नेम, इस तरीके से उन्होंने गेस किया, ईमेल भेजा उनको एट द सेम ऑर्गेनाइजेशन। उनको लगा कि भाई ये तो मेरी नई कंपनी से मेरा CEO का मैसेज आ रहा है और मैंने कल ही तो ज्वाइन किया है, मैं तो बहुत वेलकम कर रहे हैं और मैं बहुत खास हूँ एंड आई वुड लाइक टू तो वो काफ़ी उत्सुक हो गए। फिर उन्होंने कहा कि उसमें लिखा था कि आई एम इन एन अर्जेंट मीटिंग एंड दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, कैन यू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, उसमें ये था। फिर उन्हें व्हाट्सएप पे पिंग किया, व्हाट्सएप पे भी इत्तेफाकन उसी CEO की फ़ोटो लगी हुई थी, क्योंकि CEO की फ़ोटो तो आपको गूगल से मिल जाएगी, CEO की फ़ोटो लगी हुई थी। फिर व्हाट्सएप पे हाय हेलो हुआ। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, देखिए कितना वो लोग अच्छे से प्ले करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन US की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो उन्हें लगा कि जिसने ज्वाइन किया है US का ही होगा। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास, वहाँ एप्पल वॉलेट चलता है, वहाँ पेटीएम नहीं चलता है, तो उन्होंने कहा आपके पास एप्पल वॉलेट है? तो जो थे जानने वाले मेरे मित्र, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास एप्पल वॉलेट तो नहीं है। उन्हें लग रहा है मैं CEO से बात कर रहा हूँ, उन्हें तब तक भी नहीं हुआ कि CEO वॉलेट क्यों मांग रहा है मेरा। तो उन्होंने कहा कि एप्पल वॉलेट तो नहीं है। उसने कहा आई एम इन सम अर्जेंसी एंड डू यू हैव एन एप्पल वॉलेट? सो ही सेड कि नहीं एप्पल वॉलेट तो नहीं है। तो उन्होंने कहा वेयर आर यू बेस्ड? इतना डिस्कशन होते होते वो उनको पेटीएम तक ले आए थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास पेटीएम है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे को पेटीएम, लेकिन उनको कुछ क्लिक किया, वही अर्जेंसी, एंड देन आई गॉट कॉल कि मेरे पास ऐसे मैसेज आया है पेटीएम के लिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ और आप एक बार देखिए। तो इस तरीके से आपका एक मैसेज जो आपने लिंक्डइन पे डाला था वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपका फ़ोन नंबर भी लिंक्डइन पे है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपका ईमेल भी लिंक्डइन पे है, आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स जैसा मैम ने बोला वो सेट नहीं है कि कौन क्या देख सकता है, कोई भी आए आपका नाम डाले आपका फ़ोन नंबर देखे, नहीं, क्यों देखना है उसको। आपको प्राइवेसी सेटिंग्स लगाना चाहिए कि जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं सिर्फ वही देख पाएँ, और कॉन्टैक्ट्स आप ऐड करते हैं। दूसरा केस अभी हुआ एक इंटर्नशिप स्कैम। उसमें एक बच्चे के पास एक ईमेल आता है कॉलेज का इंटर्नशिप के लिए, उसमें वो बोलते हैं कि हम आपको 35,000 रुपये महीना देंगे और फॉर इंटर्नशिप एंड PHP पाइथन की इंटर्नशिप है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो बच्चा, और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम आपको 14 लाख का प्लेसमेंट ऑफर भी देंगे। तो बहुत बढ़िया, वो तो मैं IT में हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा 14 लाख इज गुड, इवन बिग कंपनीज आर नॉट गिविंग इट इन द इनिशियल, बट फिर आई आस्क्ड दैट पर्सन गिव मी द कंपनी, विच कंपनी इज गिविंग इट एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे कंपनी बताया, ठीक है, जाके उसका लिंक्डइन देखा, लिंक्डइन है कंपनी का, चेक किया। जब जाके देखा तो अब मुझे लगा कि कुछ, जैसे एक होता है कि अब इतने समय से तो देखा, तो कुछ मुझे लगा कि कुछ आई शुड चेक इट फर्दर। डोमेन चेक किया, बेसिकली ये जैसे किसी का भी नाम होता है, जैसे google.com है तो गूगल को डोमेन बोलते हैं, TLD टॉप लेवल डोमेन। तो डोमेन मैंने सोचा चेक करते हैं, चेक किया तो 3 दिन पहले कंपनी का डोमेन रजिस्टर हुआ है। तो वहाँ से शक शुरू हुआ। फिर लिंक्डइन पे जाके देखा, लिंक्डइन पे अगेन उसका जो डायरेक्टर दिखा रहे थे जो थे, तो उनकी फ़ोटो देखी तो फ़ोटो किसी फॉरेनर की लगी हुई थी। तो वो फ़ोटो को गूगल किया तो वो फ़ोटो तो बहुत जगह थी, इट वॉज अ पब्लिक फ़ोटो जिसको यूज़ करके वो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया गया। तो इस प्रकार के स्कैम बहुत हो रहे हैं, जहाँ पे आप फेक आइडेंटिटी, जैसे मैम ने बताया, आप क्रिएट करते हैं, आप टारगेट करते हैं, क्योंकि कॉलेज से बच्चों की लिस्ट लेना और जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं बहुत मुश्किल काम। सब अवेलेबल है, मैं तो ये मान चलता हूँ सबका डेटा अवेलेबल है। हम लोग माई गेट में कितनी आसानी से डेटा दे देते हैं, किसी सोसाइटी में जाते हैं सबसे पहले वो फ़ोन नंबर मांग लेता है और बड़ी आसानी से दे देते हैं, क्योंकि मतलब वो चाहे कुछ भी यूज़ करता है उसका है। तो मतलब वी आर सो मच फ्लेक्सिबल एंड एजाइल। आपने अब डेटा की बात कही है तो मैं एक चीज़ और अवेयरनेस के लिए बताना चाहूँगी। हम आधार भी बहुत ज़्यादा हर कहीं देते हैं फॉर नॉट फॉर द एक्सेस ओनली बट फॉर वेरिफिकेशन फॉर मेनी ऑफ द प्लेसेस।
अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा आधार कहीं मिसयूज ना हो जाए, क्योंकि आधार में कोई कमी नहीं है। मेरी पहचान, मेरा आधार, इसकी ज़रूरत है आज हमें, लेकिन आधार मिसयूज ना हो, इसीलिए मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने आधार को भी लॉक कर दें क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही ऑप्शन है कि आप उसको लॉक कर सकते हैं, और जब आधार का नंबर आपको देना है तो OTP आपके पास ही आएगी और आप उसे वेरीफाई करके अनलॉक करेंगे। तो आधार की मास्किंग कीजिए, आधार को भी लॉक कीजिए, ताकि कोई आपके आधार का जो नंबर है या इमेज है उसको मिसयूज करते हुए कोई भी एक्सेस ना कर सके कोई चीज़ों को। अब वो चाहे मुझे सिम इशू कराना है तो कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे नाम से मेरे आधार पे कोई KYC करके सिम इशू करा ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत केसेस मिले। तो बहुत ज़रूरी है फेक आइडेंटिटी के वर्ल्ड में, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, उसको भी लॉक कीजिए, उसकी भी मास्किंग कीजिए, बिकॉज यदि कोई उसको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसको वेरीफाई कौन करेगा? जिसका वो आधार है। तो हर जगह यही चीज़ें हैं कि फेक आइडेंटिटी का टाइम है, चाहे वो डी फेक हो, चाहे वैसे ही कोई सोशल इंजीनियरिंग की तरह कर रहा हो। वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन कर देता है कोई गलती से, तो मतलब व्हाट इज देयर फॉर द पीपल, मतलब किसी ने हो गया, मतलब मैं यही मान चल रहा हूँ इतने लोग हैं हमारे यहाँ, डेमोग्राफी इतनी डाइवर्सिटी है कि बहुत सारे लोग उस ट्रैप का पार्ट बन जाते हैं। तो मतलब उसमें क्या हो सकता है? मान लीजिए आपके खाता अकाउंट से अब पैसा चला गया है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक गोल्डन आवर्स होते हैं कि अब मेरा पैसा चला गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिपोर्ट तो करना ही है, और रिपोर्ट करने के लिए cybercrime.gov.in पे। इसके अलावा cybercrime.gov.in पे अपराध रजिस्टर करने के बाद उसकी जो कंप्लेन ID है वो आपको साइबर पुलिस थाने पे जरूर देना है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है बाकी चीजें। ये कनेक्टेड होता है CFCFRMS पोर्टल के साथ, जो कि कनेक्टेड है 1930, आपने सुना होगा 1930 टोल फ्री नंबर। तो आप साइबर क्राइम को जैसे ही पैसा या बैंक खाता से चला गया है रिपोर्ट करके 1930 पे जरूर कॉल करें और कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं, अब देखिए ये जो आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ जो बैंक के लोग बैठे हैं उनका काम ही ये देखना कि जैसे जो कंप्लेन आई है किस खाता अकाउंट से किस में पैसे जा रहे हैं, उसको वहां पे फ्रीज करना, उसको होल्ड करना, यानी कि आपके पैसे को बचाने की कोशिश की जाती है। तो जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, एंड गोल्डन आवर्स इज 2 आवर्स, तो जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, that's it? Only 2 hours? It's 2 hours। यदि आप लकी हैं तो हो सकता है और भी आवर्स आपको मिल जाए लेकिन जितनी जल्दी अपराध को रजिस्टर करेंगे तो पैसा क्या होगा, एक्यूज अपना खाता अकाउंट तो नहीं देगा ना, स्कैमर्स अपना खाता अकाउंट तो नहीं देगा, उसको भी ट्रेस करना होगा, उसको भी ट्रेस करना है। और ये जो आपका पैसा, विक्टिम का पैसा खाते से जो कटा है, वो म्यूल टू म्यूल अकाउंट जनरली देखा गया है वो रोटेट होता है। तो म्यूल टू म्यूल अकाउंट जो रोटेट होता है, जितनी जल्दी हम रिपोर्ट करेंगे तो वो एक से जब दूसरे में जाएगा, वहां पे चांसेस होते हैं कि उस पैसे को वहीं पे होल्ड कर लिया जाए। क्योंकि म्यूल की बात हुई है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। म्यूल मतलब वो डार्क वेब कंपोनेंट। म्यूल बेसिकली, म्यूल मतलब होता है खच्चर। हाँ। अब म्यूल यहाँ पे रेंटेड अकाउंट हो गए, यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी और के हैं, जो इन सारी चीजों में यूज हो रहे हैं। और कई बार जिसका म्यूल अकाउंट होता है उसको ये भी नहीं पता होता है कि उसका भी अकाउंट यूज हो गया है। तो ऐसे अकाउंट यूज हो जाते हैं सिर्फ अमाउंट को, यानी कि जो विक्टिम का पैसा है वो यहाँ से वहां पहुंचाने। रेंटेड अकाउंट है वो, रेंटेड अकाउंट वर्ड आपने जो कहा। अब देखिए RBI ने एक बहुत अच्छी पहल की है इस पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब जो है, उन्होंने लॉन्च किया MuleKiller.ai, यानी कि ऐसे म्यूल अकाउंट को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ब्लॉक किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छी पहल है जहां म्यूल अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि ऐसे पैसे जो हैं वो म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर ना हो। तो जहां जब केसेस बढ़ रहे थे, सडनली आपने देखा एक इनिशिएटिव उसको रोकने के लिए। ओके। और अच्छा, व्हाट इफ कि अगर बैंक ही में ही ऐसा कुछ हो जाए तो, और उसमें लेट्स से 1000 म्यूल अकाउंट की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि किसी बैंक में 1000 खाते हैं। हाँ। और पूरे बैंक के जो पैसे हैं वही मतलब साइबर क्राइम में, मतलब वो पैसे किसी ने किसी तरीके से वो निकाल लिए, ऐसा हो सकता है? बैंक जैसे SBI का भी केस मुझे याद है कि ऐसा हुआ है कि जिसमें SBI ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है वो लीक हो गए, उनके थ्रू उन अकाउंट से पैसे निकल गए। हम एक तो डेटा ब्रीच हो गया, मान लीजिए ऐसा भी बैंक से पैसे निकल सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए, एक तो ये हो गया कि जहां हम बात कर रहे थे कि म्यूल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, राइट? अब
रेंटेड है, नॉन रेंटेड है, बट म्यूल है टू रोटेट द मनी, और या फिर कई बार इनसाइडर्स के कुछ मिस्टेक्स की वजह से हो जा रही हैं, या फिर सीमा जी ऐड कर रही हैं डेटा ब्रीच हो जा रहा है, कोई फिशिंग हो जा रही है, रैंसमवेयर है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आ चुकी है, किसी ना किसी तरीके से निकल जा रहा है। तो जो ये पैसा निकल जा रहा है या म्यूल अकाउंट को, इन सारी चीज़ों को ही कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स भी ली हैं, और उन्हीं में से एक इनिशिएटिव की मैंने यहाँ पे बात की थी कि MuleHunter.ai की जो है वो ऐसे म्यूल अकाउंट बैंक में भी हैं तो उनको वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद उसे ब्लॉक कर देगा। दूसरी चीज ये है कि आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी अपना एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आ चुका है, या फिर मैं कह लूँ कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट की टीम है और उनका काम ही यही है कि ऐसी चीजों को देखना, प्लस एक मेजर अमाउंट का ट्रांजैक्शन यदि हो रहा है तो जरूर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास आज वो भी इस पे काम करिए कि एक प्रोविजन हो कि सडनली इतने ट्रांजैक्शन हैवी यदि होते हैं, मान लीजिए कि XYZ के खाता अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शन एक साथ होने लगे, तो एक चेक मैकेनिज्म और बैलेंस होना चाहिए कि एक हुआ दूसरा हुआ तो वो एक बार वेरीफाई तो करे कि ये आप ही हैं या ब्लॉक करे उसको। तो इन पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आज जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है कि AI बेस्ड सोल्यूशन एल्गोरिथम को लाया जा रहा है, जहाँ पे यदि रेपिटेटिव ट्रांजैक्शन या फिर एक कुछ टाइम फ्रेम में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैवी अमाउंट के भी हो रहे हैं तो उसको वहाँ ब्लॉक किया जाए, वेरीफाई किया जाए, पूछा जाए। तो इन पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपने कहा ऐसे केसेस हुए भी हैं और इन्हीं चीजों पे एक्शन लेने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, है ना, कि मतलब व्हाट दे आर डूइंग टू प्रिवेंट सच क्राइम्स। तो अब बात आती है कि भारत सरकार, क्राइम बढ़ रहे हैं, भारत सरकार जहां भारत नेट लेके आ रही है, आधार लेके आ रही है, जहां पे UPI आ रहे हैं, इतने सारे इनिशिएटिव हैं। उन्हीं में से सबसे पहला है साइबर दोस्त। मैं कहती हूँ साइबर दोस्त आज के समय में एक दोस्त जरूरी है सभी के लिए, वो है साइबर दोस्त। साइबर दोस्त या ट्विटर हैंडल अकाउंट या फिर इंस्टा या फिर आप किसी भी अकाउंट के साथ फेसबुक पे जुड़ जाते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप पहली बात तो स्टे ट्यून रहते हैं कि जितने टाइप के साइबर क्राइम हो रहे हैं आपको पता चलते रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे। जितना ज्यादा आप अवेयर हैं ऐसे क्राइम में आप नहीं फंसेंगे। तो अवेयरनेस इज द की। दूसरी चीज, यदि अपराध होता है तो cybercrime.gov.in पे जरूर रजिस्टर करें। 1930 टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है। रजिस्टर करने के बाद कंप्लेन ID लेके जरूर से पुलिस स्टेशन पे जरूर जाएं, साइबर पुलिस थाने, वहां उसको जरूर दें ताकि वो इनिशिएट हो चुके। जो क्राइम होता है वो स्टेट लेवल पे होता है एंड क्राइम इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट की पुलिस इसमें फिर एक्टिव होती है। इसी के अलावा यदि मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या फिर आपके पास ऐसे कोई भी अनसॉलिसिटेड कॉल्स, SMS या व्हाट्सएप पे धोखाधड़ी या SMS पे कोई कुछ कर रहा है या कॉल से हो रहा है, तो आप संचार सारथी के पोर्टल पे जाएं, जहां पे आपको टॉप पे मिलेगा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, यानी कि सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजन से कहा जा रहा है आप आइए, रिपोर्ट करिए। यदि फोन चोरी हो रहा है तो CEIR पे जाके रिपोर्ट करें, लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल फोन की कैटेगरी में। यदि आपको लगता है कि अनसॉलिसिटेड मेरे साथ किसी ने भी व्हाट्सएप पे, SMS पे या कॉल पे कुछ किया है तो आप उसे रिपोर्ट करें चक्षु पे। चक्षु पे जाके उसे जरूर रिपोर्ट करें। इसी के अलावा आपको लगता है कि मेरे आधार कार्ड पे कोई और तो नहीं कनेक्शन ले के बैठा हुआ है या फिर मेरे आधार पे मेरे ही जेन्युइन नंबर चल रहे हैं, उनको भी आप जाके चेक करिए, और वो है टेफकॉप पे जाके आप जरूर चेक करें कि जेन्युइन सिम नंबर आपके आधार कार्ड के साथ अटैच है। यदि आपको लगता है ऐसा कोई नंबर जो आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसको भी जाके आप वहीं से रिमूव कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। कोई इंटरनेशनल कॉल जो कि इंडियन नंबर से है उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वाईफाई, ऐसी सारी चीजों से भी आपको कभी भी कोई समस्या आ रही है, उन चीजों को भी आप जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र, एक बॉटनेट केंद्र बनाया गया है, यानी कि ऐसी वायरस और सारी चीजों को भी आप वो कवच बॉटनेट के थ्रू आप वहां पे फ्री हैं, आप जाके उसे एनालाइज कर सकते हैं। हमारी भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा भारत के तहत ऐसे बहुत सारे साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रखे हैं। आप उन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम को जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आप इन योर ओन पेस हमेशा अवेयर रहने के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे इंटरपोल था वैसे ही अब भारत पोल भी आ गया है, और ये CPI की इनिशिएटिव है जहाँ पे आप बहुत सारे इंटेलिजेंस की चीज़ें भी आपको
एट हायर लेवल पता चल रही है, यानी कि हर एक लेवल पता चल रही है, यानी कि हर एक लेवल पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक अवेयरनेस से लेके एक हायर लेवल तक। बहुत सारे नई मोडस ऑफ ऑपरेंडी आनी है, इन सब चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है। भारत कभी गुलाम था 1947 से पहले, लेकिन सडनली हमने नई गुलामी सुनी, उसका शब्द था साइबर स्लेवरी। और साइबर स्लेवरी नाम की चीज आ गई। अब आप मुझे बताइए, साइबर स्लेवरी कुछ होता था क्या पहले? नहीं होता था। तो नई टर्मिनोलॉजी आ रही है।